नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास RDX पार्ट 5। देवराज चौहान ने जगजीत के घर के सामने कार ले जाकर रोकी। यहाँ कहाँ? प्रिया के होठों से निकला। ये मेरी बहन का घर है, थोड़ा सा काम है मुझे यहाँ। देवराज चौहान मुस्कुराया और इंजन बंद करके बाहर निकला। और मैं आप कार में बैठिए, मैं अभी आता हूँ, कहकर देवराज चौहान फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्रिया के देखते ही देखते देवराज चौहान दरवाजा खुलवाकर भीतर चला गया। 4-5 मिनट बीते कि दरवाजे से जगजीत बाहर निकला, कार के पास पहुंचा। आप बाहर क्यों बैठी हैं भाभी जी? भीतर चलिए, मेरी पत्नी ने चाय बना दी है, वो चाय पिए बिना आपको नहीं जाने देगी। लेकिन चाय तैयार है, सिर्फ पीनी ही तो है, 5 मिनट ही लगने हैं। न चाहते हुए भी प्रिया कार से निकली और जगजीत के साथ फ्लैट में प्रवेश कर गई। सामने वीरेंद्र त्यागी बैठा था। प्रिया को अजीब सा लगा, क्योंकि जो कपड़े देवराज चौहान के शरीर पर थे वो ही अब त्यागी ने पहने थे। त्यागी मुस्कुराया प्रिया को देखकर। जगजीत ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया चौंकी, वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लाया? प्रिया ने तेज स्वर में पूछा। मैं हूँ वो। त्यागी ने सिगरेट सुलगा ली। मैंने नकली चेहरा लगा रखा था। प्रिया घबराहट में भर गई। ये सब क्या हो रहा है? वो परेशान सी कह उठी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, त्यागी बोला। तुम्हारे पति सब इंस्पेक्टर वरुण से हमें काम है। मुझे शक था कि वो मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेगा, इसलिए तुम्हें पकड़ लिया कि वो मेरी बात पर ध्यान दे। मुझे जाने दो, वरुण तुम्हारी बात मानेगा। यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत न होगी, परंतु तुम्हें भी हमारे साथ सहयोग करना होगा। यहाँ पर शराफत से 2-3 दिन के लिए कैद रहना होगा। चीखना चिल्लाना नहीं, शोर शराबा नहीं। हम तुम्हें यहाँ बहन की तरह रखेंगे। मैं जाना चाहती हूँ। जो तुम्हें समझाया है वो समझो। त्यागी का स्वर कठोर हो गया। प्रिया व्याकुल दिखने लगी। जगजीत, इसे दूसरे कमरे में ले जाकर बांध दे। मुझे बांध क्यों रहे हो? खोल देंगे, पहले हमें भरोसा तो हो जाए कि तुम शराफत से यहाँ रहने को तैयार हो। चलो, जगजीत ने कहा। प्रिया व्याकुल सी वहीं खड़ी रही। जगजीत आगे बढ़ा और प्रिया की बाह पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया। 10 मिनट बाद जगजीत लौटा। बांध दिया है उसे, मेरे ख्याल में वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी, बोला जगजीत। लापरवाह मत होना, चिंता मत करो। परंतु अब तुम क्या करना चाहते हो? त्यागी मुस्कुराया, कमीनी मुस्कान। देखते रहो, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, अभी कुछ भी पूछो मत, मुझे भी तो पता चले। तुम्हें जो काम करने को कहता हूँ करते जाओ, सब ठीक रहेगा। 10 करोड़ के हीरे संभाल के रखे हैं? हाँ, वो। तभी त्यागी का मोबाइल बजा। हेलो, त्यागी ने बात की। देवराज चौहान? दूसरी तरफ मूसा था। त्यागी फौरन देवराज चौहान के स्वर में कह उठा। मूसा, तुम हो? भूल तो नहीं गए मुझे? क्या बात करते हो मूसा? देवराज चौहान की आवाज़ में त्यागी हौले से हंसा। तुम्हारा काम करना है मैंने। क्या किया अभी तक? काम हो रहा है। खुलकर बताओ देवराज चौहान। मुझे माई को रिपोर्ट देनी होती है, वो परेशान है, नवाब अंसारी को अपने पास देखना चाहती है। माई से कहो कि देवराज चौहान कहता है कुछ ही दिनों में काम हो जाएगा। माई को जानना है कि तुमने क्या किया अभी तक। सब इंस्पेक्टर वरुण को अपने कब्जे में किया है। ओह, जब कोई काम की बात होगी मैं ही तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। कितने दिन में नवाब अंसारी बाहर होगा? 5 दिन तो लगेंगे ही। 5 दिन? ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे देते रहना। क्यों नहीं? त्यागी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मूसा पीछे पड़ा रहेगा। वो हमसे नहीं, देवराज चौहान से बात कर रहा है। जिस दिन मैं इस फ़ोन को फेंक दूंगा, मूसा बात नहीं कर पाएगा और वो देवराज चौहान को ढूंढना शुरू कर देगा। सारी मुसीबत देवराज चौहान पर। त्यागी ठठाकर हंस पड़ा। हम आज़ाद हैं, किसी की नज़र में नहीं है। बाद में भी कोई सोच नहीं सकता कि ये काम हमारा है। जगजीत मुस्कुरा पड़ा, बोला। सब इंस्पेक्टर वरुण से बात करोगे अब? हाँ, अब उसे ही फ़ोन करने जा रहा हूँ। वो लॉकअप की कॉम्बिनेशन नंबर बता देगा। पत्नी की जान सलामत चाहिए तो ज़रूर बताएगा, त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा और फ़ोन थामे दूसरे कमरे में प्रिया के पास पहुंचा, जो कि बेड पर बंधी पड़ी थी और परेशान दिख रही थी। वरुण का फ़ोन नंबर बताओ। मुझे खोलो, परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है। वरुण का नंबर बताओ। प्रिया ने नंबर बताया।
त्यागी प्रिया का बताया नंबर मिलाते हुए पुनः दूसरे कमरे में आ पहुंचा। जगजीत कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। नंबर लगा। दूसरी तरफ बेल होने लगी। फिर वरुण की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो वरुण, त्यागी देवराज चौहान की आवाज़ में बोला। हाँ। मुझे पहचाना? नहीं। कैसे पहचानोगे? मेरी आवाज़ तो कभी सुनी नहीं। डकैती मास्टर देवराज चौहान हूँ मैं। देवराज चौहान? उधर से वरुण का चौंका स्वर कानों में पड़ा। हैरान हो गए? देवराज चौहान के स्वर में कहता त्यागी हंसा। हाँ, तुम्हारा मुझे फ़ोन करना। वानखेड़े तो है नहीं जो उसे फ़ोन करता। पता चला कि वानखेड़े आरडीएक्स की कैद में है। तुम्हें कैसे पता? वरुण का अजीब सा स्वर त्यागी के कानों में पड़ा। सब खबर रहती है मुझे। कुछ चुप्पी के बाद वरुण की आवाज़ आई। मुझे फ़ोन क्यों किया? मुझे नवाब अंसारी चाहिए। नवाब अंसारी तुम्हें चाहिए? वरुण का हैरानी से भरा स्वर सुनने को मिला। इसमें हैरान होने की क्या बात है? सबको नवाब अंसारी की क्या जरूरत पड़ गई? मूसा को, आरडीएक्स को, और अब तुम्हें? मुझ में और देवराज चौहान में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तुम्हारी पत्नी प्रिया मेरी कैद में है। क्या बकवास कर रहे हो? सच कहा है मैंने। दूसरी तरफ से वरुण की गहरी सांस लेने का स्वर सुनाई देने लगा। त्यागी के होठों पर जहरीली मुस्कान नाचती रही। ये तुम ठीक नहीं कर रहे देवराज चौहान। प्रिया मेरी बहन की तरह है। बकवास मत करो। कितना चाहते हो प्रिया को? क्यों पूछ रहे? अगर उसे मार दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा सब इंस्पेक्टर वरुण? तुम ऐसा नहीं करोगे। करूंगा, अभी कर दूंगा। अगर तुमने मुझे लॉकअप को खोलने वाला कॉम्बिनेशन नंबर नहीं बताया तो। तुम पुलिस के काम में देवराज चौहान? मैं अपना काम कर रहा हूँ। बता, कॉम्बिनेशन नंबर क्या है? दूसरी तरफ से वरुण की आवाज़ नहीं आई। मेरे ख्याल से तुम अपनी पत्नी से बात करना चाहोगे। हाँ हाँ, कराओ। त्यागी दूसरे कमरे में पहुंचा जहां प्रिया बंधी पड़ी थी। लो, अपने पति से बात करो। कहने के साथ ही त्यागी ने फ़ोन प्रिया के कान से लगाया। वरुण, प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम इनकी बात मान क्यों नहीं लेते जो ये चाहते हैं? त्यागी ने फ़ोन अपने कान से लगाया और हंसा। देवराज चौहान, तुमने प्रिया को क्या कर रखा है? हाथ पांव बांध रखे हैं। तुम कमीने, फालतू की बातें छोड़ो और लॉकअप का कॉम्बिनेशन नंबर बताओ। तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी पत्नी को किसी तरह की तकलीफ न होगी। बाद में प्रिया को छोड़ भी दूंगा। बाद में कब? नवाब अंसारी के हाथ आ जाने के बाद। वरुण की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। उनके बीच कुछ खामोशी रही। मैं प्रिया की लाश भेज रहा हूँ तुम्हें। नहीं, वरुण की तेज आवाज़ कानों में पड़ी। उसे कोई तकलीफ मत देना। ये तभी होगा जब तुम मेरी बात मानोगे। मुझे? वरुण का परेशान स्वर कानों में पड़ा। कुछ वक्त दो। कितना? कम से कम 2 घंटे, शाम तक का वक्त। सोच लो, मैं शाम को फ़ोन करूँगा। ये भी याद रखना कि नवाब अंसारी को बाहर निकालने में तुमने मेरी सहायता करनी है। ऐसा किया तो मैं फंस जाऊँगा। प्रिया की लाश चाहिए क्या? त्यागी देवराज चौहान के स्वर में खतरनाक लहजे में बोला। ऐसा मत करना, मुझे वक्त दो। शाम को बात करेंगे, त्यागी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सामने बैठा जगजीत कह उठा। वो मानेगा? उसका तो बाप भी मानेगा। त्यागी कहर भरे स्वर में कह उठा। वरुण परेशान था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। त्यागी से बात करने के पश्चात वो धर्म संकट में फंसा हुआ था। क्या अपने फर्ज से गद्दारी करे? फर्ज से गद्दारी करता है तो उसकी पत्नी प्रिया बच जाएगी, धर्म की इज्जत रख लेगा, परंतु फर्ज बलि चढ़ जाएगा। अगर फर्ज की इज्जत रखता है तो प्रिया की जान का नुकसान होगा और धर्म बलि चढ़ जाएगा। वरुण फर्ज और धर्म दोनों को बचा लेना चाहता था, परंतु ये संभव नहीं था। वरुण जानता था कि देवराज चौहान खतरनाक इंसान है। वो पीछे हटने वाला नहीं। जो चाहता है वो करके ही रहेगा। नवाब अंसारी के पीछे आरडीएक्स, देवराज चौहान और मूसा थे। क्या करे वो? इंस्पेक्टर शाहिद से बात करे? शाहिद से बात करके कोई फायदा ना होगा, बल्कि मामला और भी उलझ जाएगा। शाहिद कभी नहीं चाहेगा कि नवाब अंसारी आज़ाद हो। शाहिद उसे कोई बेवकूफ़ी से भरी सलाह भी दे सकता है जिसमें कि प्रिया की जान को खतरा बढ़ जाए। उसे खामोश रहना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन करे क्या? कुर्सी पर बैठे वरुण ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर थकान और व्याकुलता थी। बंद आंखों के पीछे प्रिया का चेहरा बार बार नजर आ रहा था।
कि वो जाने किस स्थिति में होगी। तभी कानों में जूतों की आवाज पड़ी और इंस्पेक्टर शाहिद ने भीतर प्रवेश किया। वरुण ने आंखें खोली। आराम हो रहा है? शाहिद अपनी टेबल पर पहुंचा और कुर्सी पर जा बैठा। यूं ही थकान हो रही थी। वरुण सीधा बैठा। रात को रेस्ट ले लेना। जी। वरुण की निगाह शाहिद पर टिकी रही। मन में यही विचार उठ रहे थे कि शाहिद को देवराज चौहान के बारे में बताए कि उसने प्रिया का अपहरण कर लिया है, परंतु वरुण खामोशी रहा। शाहिद से बात करने का उसे कोई फायदा नजर न आ रहा था। अभी 8 पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई है, बोला शाहिद। वो क्यों? वरुण के होठ हिले। टीम के 8 सदस्य 5-5 लोगों की टीम अपने अंडर रखकर आरडीएक्स का ठिकाना तलाश करेंगे और इस दौरान 8 एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। वानखेड़े को इस तरह जल्दी ढूंढ निकाला जाएगा। अगर आरडीएक्स के बारे में इन 8 टीमों को कोई खबर ना मिली तो? वो सब काबिल पुलिस वाले हैं, कोई खबर पा लेंगे। वरुण खामोश रहा। तुम्हारी पत्नी अपनी भाई के घर पहुंच गई? एकाएक शाहिद खान ने पूछा। हाँ हाँ, वरुण संभला। उसके होठों से निकला, पहुंच गई। गुड। मामूली बातों पर घबराया न करो। हाँ, वरुण के होठ हिले। बेहतर होगा कि तुम रात को अपनी पत्नी के पास जाओ, उसे समझाओ कि 2-4 दिन की बात है। मैं ऐसा ही करूँगा। मूसा के लोग तुम पर या मुझ पर नवाब अंसारी के लिए दबाव डाल सकते हैं, शाहिद ने कहा। मैं सतर्क रहूँगा सर, वरुण ने कहा। तभी शाहिद का फ़ोन बजा। शाहिद फ़ोन पर बातों में व्यस्त हो गया, जबकि वरुण अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ था। तब सब इंस्पेक्टर वरुण कैंटीन में कॉफ़ी के घूंट भर रहा था जब देवराज चौहान का फ़ोन आया। हेलो, क्या सोचा तुमने? देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। वरुण के होठ भींच गए। लाश भेजो प्रिया की? देवराज चौहान का खतरनाक स्वर कानों में पड़ा। नहीं, वरुण के होठों से निकला। लॉकअप का कॉम्बिनेशन नंबर बता। तुम? वरुण ने गहरी सांस ली। मुझसे मिलो। अब तुम चालाकी का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम? मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा। तो मिलने के लिए क्यों कह रहे हो? बात तो फोन पर भी हो रही है। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं अपनी पत्नी की जान के बारे में तसल्ली चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास नहीं क्या? नहीं, तुम्हें देवराज चौहान की बात पर भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं है तुम पर भरोसा। तो क्या चाहते हो? मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा देवराज चौहान। यानी कि मैं तुम पर भरोसा करूँ? हाँ। पुलिस वालों पर देवराज चौहान कभी भरोसा नहीं करता। वरुण ने कुछ नहीं कहा। रहने दो सब कुछ। मैं प्रिया की लाश तुम्हें भेज। बकवास मत करो। वरुण गुर्रा पड़ा। देवराज चौहान की हंसने की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी वरुण साहब। हाँ, क्योंकि प्रिया तुम्हारे कब्जे में है, वरुण ने मजबूर स्वर पे कहा। लॉकअप का कॉम्बिनेशन नंबर क्या है? 1 और 3 नंबर दबाने पर शाफ्ट में पहुंचा लॉकअप हरकत में आता है, वरुण ने बताया। ये नंबर बदले भी जा सकते हैं? हाँ, तुम मुझे बताने के बाद नंबर बदल भी सकते हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा करके मैं बच नहीं सकता। समझदार हो। प्रिया को कब छोड़ रहे हो? काम होने के बाद 1-2 दिन में मैं नवाब अंसारी को लेने आऊँगा और तुम पुलिस हेडक्वार्टर में मेरी सहायता करोगे। इस तरह तो मैं बुरी तरह फंस जाऊँगा। समझदारी से काम लोगे तो नहीं फंसोगे। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब काम तुम करो और मैं छिपकर तुम्हारी सहायता? उसमें मुझे खतरा ज़्यादा है। तुम समझते क्यों नहीं? नवाब अंसारी को निकालने में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो फंस जाऊँगा, मेरी नौकरी जाएगी और मैं जेल में पहुँच जाऊँगा। मैं कहीं का नहीं रहूँगा। देवराज चौहान को तेरे फंसने से क्या मतलब? उधर से देवराज चौहान के हंसने की आवाज़ आई। तुम बहुत बड़े कमीने हो, वरुण ने दांत खींचकर कहा। कल फ़ोन करूँगा तेरे को और सोचूंगा कि इस मामले से तेरे को कैसे बचाया जाए। फ़ोन बंद हो गया। वरुण के चेहरे पर बेबसी भरी कठोरता नजर आ रही थी। प्रिया को बचाने के लिए वरुण को देवराज चौहान की बात माननी पड़ रही थी। अब मिलूंगा आरडीएक्स से। फ़ोन बंद करते ही वीरेंद्र त्यागी जहरीले स्वर में कह उठा। क्यों? जगजीत ने गहरी सांस ली। लॉकअप का कॉम्बिनेशन मेरे को पता है और सब इंस्पेक्टर वरुण अपनी बीवी की खातिर मेरा साथ देगा। ऐसे में आरडीएक्स को मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी, कहकर त्यागी हंस पड़ा। मेरे ख्याल से तो उनसे मिले बिना भी काम हो। नहीं जगजीत, नहीं, आरडीएक्स से मिलना तो बहुत ज़रूरी है।
त्यागी का स्वर कड़वा हो गया। उनसे मैं नहीं, देवराज चौहान मिलेगा। जरूरी है देवराज चौहान का मिलना। देवराज चौहान के साथ मिलकर आरडीएक्स नवाब अंसारी को हेडक्वार्टर से बाहर निकालेंगे और उसके बाद नवाब अंसारी को लेकर देवराज चौहान खिसक जाएगा। क्या समझे? समझ रहा हूँ। जगजीत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। यानी कि नवाब अंसारी मेरे कब्जे में आ जाएगा। मैं त्यागी बनकर मूसा से नवाब अंसारी का सौदा करूंगा। वो खुशी खुशी मुझे 20-25 करोड़ दे देगा नवाब अंसारी के बदले। उधर आरडीएक्स देवराज चौहान के खून के प्यासे हुए उसे तलाश करते फिर रहे होंगे। मूसा भी देवराज चौहान के पीछे होगा कि सौदा करके देवराज चौहान किधर खिसक गया। यानी कि देवराज चौहान मुसीबत में, बचना मुश्किल। आरडीएक्स या मूसा देवराज चौहान को मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मेरा किया धरा है। ये खतरनाक खेल है। बेशक अगर तुम्हारा नाम खुल गया तो आरडीएक्स, मूसा और देवराज चौहान तुम्हारे पीछे होंगे। हाँ, तब तुम्हें बचने की जगह नहीं मिलेगी। त्यागी हंसा। ये नौबत ही नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूँ इस मामले के पीछे। त्यागी, पता चल सकता है। जगजीत धीमे स्वर में बोला। कैसे? मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन आरडीएक्स, मूसा और देवराज चौहान तीनों ही खतरनाक हैं। इन्हें तुम्हारी हवा मिल सकती है। कभी नहीं। जगजीत ने गहरी सांस ली। त्यागी का चेहरा खतरनाक भावों से भरा पड़ा था। देवराज चौहान मेरी जान लेना चाहता है। त्यागी शब्दों को चबाकर कह उठा। लेकिन अब उसे छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। मरेगा वो। साला मेरे से पंगा लेता है। जगजीत त्यागी को देखता रहा। कहा कुछ नहीं। तू घबरा रहा है? त्यागी उसे देखकर मुस्कुराया। चिंता में हूँ कि आगे जाने क्या होगा। नोटों की सोच। हमने 10 करोड़ बना लिए हैं। नवाब अंसारी का सौदा करके मूसा से 25 करोड़ और लूंगा। यानी कि हमारे पास 35 करोड़ होंगे। 35 में से 15 तेरे, 20 मेरे और देवराज चौहान की जान संसद में। बहुत मजा आएगा। जगजीत ने मुस्कुराने की चेष्टा की, परंतु मुस्कुरा न सका। तू चिंता मत कर। आरडीएक्स से मेरा दोस्ताना है। जगजीत बोला। उन्हें पता चला कि तेरे साथ मैं हूँ तो वो मेरा गला काट देंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मस्त रह, मौज कर। अगले दिन एक्स्ट्रा ने वरुण को फोन किया। दिन के 10 बज रहे थे। हेलो, वरुण ने बात की। मैं हूँ, पहचाना? एक्स्ट्रा ने शांत स्वर में कहा था। हाँ, पहचाना। वरुण बोला। क्या सोचा? किस बारे में? कल की बात भूल गया तू क्या? एक्स्ट्रा का कानों में पड़ने वाला स्वर कठोर हो गया। नवाब अंसारी को लॉकअप से बाहर निकालना है। साथ देता है तो ठीक, नहीं तो तेरी पत्नी को। एक्स्ट्रा बोल, तेरे बस का कुछ नहीं। क्या बोला? एक्स्ट्रा की आवाज में तीखापन आ गया। तू होश में है क्या? पूरी तरह होश में हूँ। कल प्रिया को उठा लिया गया। तेरी पत्नी को? एक्स्ट्रा चौंका। हाँ। किसने किया ये? देवराज चौहान ने। एक्स्ट्रा की आवाज नहीं आई। अब तेरे को अपना काम मेरे से करवाना है तो प्रिया को देवराज चौहान से मुझे ला कर दे। ये कब किया देवराज चौहान ने? जब तू मुझसे बात कर रहा था तो उधर देवराज चौहान मेरी पत्नी का अपहरण कर रहा था। तो मूसा ने देवराज चौहान को इस काम पर लगा दिया। मूसा ने? वरुण के माथे पर बल पड़े। हाँ, देवराज चौहान ये काम मूसा के लिए कर रहा है। एक्स्ट्रा का कठोर स्वर कानों में पड़ा। ओह, मुझे नहीं मालूम था। तो तेरी को फोन आया देवराज चौहान का? हाँ। क्या बोला वो? नवाब अंसारी चाहिए उसे। तू क्या बोला? मैं क्या बोलूँगा? तू समझदार है एक्स्ट्रा। हिसाब लगा ले कि जवाब में मैंने क्या कहा होगा। हरामजादा। क्या? तेरे को नहीं, देवराज चौहान को बोला। तुम अब मुझे फ़ोन मत करना। तू मेरे को देवराज चौहान की खबरें दे कि वो तेरे को क्या क्या करने को कहता। मैं अपनी बीवी को खतरे में नहीं डाल सकता। खबर के बदले तेरे को पैसे दूंगा ना? नहीं, प्रिया खतरे में पड़ जाएगी अगर देवराज चौहान को पता चल गया कि मैं तुम लोगों से मिला हुआ हूँ। तुम मेरी बात। वरुण ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान मैदान में आ गया है, एक्स्ट्रा ने कहा। राघव और धर्मा की निगाह एक्स्ट्रा पर टिक चुकी थी। तो मूसा ने देवराज चौहान को नवाब अंसारी को वहां से बाहर निकालने का काम सौंप दिया। धर्मा बोला। हाँ, अब हमारे लिए समस्या भी बढ़ जाएगी। राघव के चेहरे पर सख्ती आ गई। पहले तो बच गया देवराज चौहान। धर्मा दांत भींचे कह उठा। लेकिन अब नहीं बचेगा।
उससे एक बार टकराव हो चुका है। तब टकराव अंजाम तक पहुंचने से पहले ही मामले का फैसला हो गया था। बच गया वो। उसे कम मत समझो, हमसे वो कम ही है शायद। RDX की नजरें मिली। अब हमें सावधानी से काम को अंजाम देना होगा। नवाब अंसारी हमें हर हाल में चाहिए, धर्मा कठोर स्वर में कह उठा। वो हमें ही मिलेगा। देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर वरुण को फंसा लिया है कि वो नवाब अंसारी को बाहर निकालने में उसकी सहायता करे। वरुण की पत्नी देवराज चौहान के कब्जे में है, एक्स्ट्रा ने गंभीर स्वर में कहा। तो क्या किया जाए? 2 रास्ते हैं हमारे पास। पहला ये कि हम देवराज चौहान का ठिकाना तलाश करें कि उसने वरुण की पत्नी को कहाँ रखा है, उसे अपने कब्जे में करें, तब वरुण हमारा साथ देगा, एक्स्ट्रा ने कहा। ये लंबा रास्ता है, वक्त लग जाएगा और अब हमारे पास वक्त नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि हम नवाब अंसारी को पाने के लिए कदम उठा लें। ऐसा करना जल्दबाजी होगी। इस काम के लिए ठोस योजना की जरूरत है। घोर पड़े से हम हेडक्वार्टर और लॉकअप के बारे में पूरी तरह जान चुके हैं। हम योजना बना सकते हैं। मान लो सब ठीक रहा, हम लॉकअप वाले हिस्से में पहुंच गए, तो नवाब अंसारी को वहां से निकालेंगे कैसे? वो तो लिफ्ट नुमा लॉकअप में होगा और लॉकअप का वो हिस्सा शाफ्ट में होगा, कॉम्बिनेशन नंबर लॉकअप का, जो कि हमारे पास है नहीं। एक्स्ट्रा, राघव ने गहरी सांस लेकर कहा। तुमने गलती कर दी। कल ही वरुण की पत्नी को कैद कर लेते तो। हाँ, ये गलती हो गई, परंतु मैं नहीं जानता था कि देवराज चौहान हरकत में आ जाएगा। RDX एक दूसरे को देखने लगे। जब तक हम लॉकअप का कॉम्बिनेशन नंबर नहीं जान लेते, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वानखेड़े है। वो मुंह खोलेगा? धर्मा गुर्रा उठा। जरूरी हो गया है उसका मुंह खुलवाना, राघव ने गंभीर स्वर में कहा, वरना देवराज चौहान बाजी मार ले जाएगा। वो नवाब अंसारी को वहां से निकालकर मूसा तक पहुंचा देगा और मूसा नवाब अंसारी को गायब कर देगा। फिर हम उसे नहीं पा सकेंगे। आओ वानखेड़े का मुंह खुलवाएं। RDX के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। वे तीनों साथ वाले कमरे में पहुंचे। वहां वानखेड़े को बांधकर डाला गया था। एक्स्ट्रा ने वानखेड़े के बंधन काटे तो वो हाथ पांव हिलाने के काबिल हो सका। वानखेड़े ने महसूस कर लिया था कि तीनों के इरादे ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर वानखेड़े, राघव ने गंभीर स्वर में कहा, हालात ऐसे हो गए हैं कि या तो तुम्हें लॉकअप का कॉम्बिनेशन नंबर बताना होगा या फिर मरना होगा। अब जो रास्ता तुम्हें पसंद हो चुन लो। क्या हुआ हालात को? अपनी कलाइयां मसलता बोला वानखेड़े। देवराज चौहान मैदान में आ गया है, धर्मा ने सख्त स्वर में कहा। ओह, मूसा के लिए काम कर रहा है देवराज चौहान। देवराज चौहान नवाब अंसारी को हेडक्वार्टर से आजाद कराएगा और मूसा के हवाले कर देगा। मूसा उसे गायब कर देगा। तुम और हम खाली हाथ रह जाएंगे। देवराज चौहान नवाब अंसारी को बचाने के लिए काम कर रहा है, जबकि हम उसे किए की सजा देना चाहते हैं। हमारा फैसला फिर भी कानून के हक में है। तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। प्यार से बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बोला। चुपचाप मान ले। ये काम देवराज चौहान अपने हाथ में नहीं लेगा। क्यों? वो इस तरह के गलत काम नहीं करता। वो कर रहा है। साबित करो। देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर वरुण की पत्नी प्रिया को कैद कर लिया है कि वरुण उसकी बात माने, और वरुण उसकी बात मान रहा है। अभी मेरी उससे बात हुई है। उधर मूसा ने कहा था कि नवाब अंसारी को बाहर निकालने के लिए वो देवराज चौहान से काम लेगा, और देवराज चौहान अब मैदान में आ चुका है। क्या ये बातें साबित करने के लिए कम है? हाँ, ये बातें झूठी भी हो सकती हैं, वानखेड़े बोला। बकवास मत करो तुम। रुक एक्स्ट्रा, धर्मा ने कहा। फिर वानखेड़े से बोला, तेरी बात करा दे वरुण से। वरुण से? हाँ, उससे पूछ लेना ये बात। वानखेड़े के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। चुप क्यों हो गया? वरुण से मेरा बात करना ठीक नहीं होगा। क्यों? अगर वो मजबूरी में देवराज चौहान की बात मान रहा है तो ये जानकर कि मुझे सब पता चल गया है, वो पीछे हट जाएगा। इससे उसकी पत्नी की जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरी वजह से उसकी पत्नी। तुम अब बहाने बना रहे हो, धर्मा ने कठोर स्वर में कहा। लेकिन हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। हम पक्का इरादा किए बैठे हैं कि या तो तुम मुंह खोलोगे या हम तुम्हें मार दें। बोलो, क्या चाहते हो तुम? तुम लोग स्पीकर ऑन करके मोबाइल से वरुण से बात करो। मैं देखूंगा कि वो क्या कहता है, वानखेड़े ने कहा।
ये ठीक रहेगा, राघव बोला। अभी लो, एक्स्ट्रा ने कहा और मोबाइल निकालकर वरुण का फ़ोन नंबर मिलाने लगा। नंबर लग गया। दूसरी तरफ से बेल जाने लगी। हेलो, वरुण की आवाज़ आई। स्पीकर ऑन था। वानखेड़े ने उसका स्वर सुना। मैं एक्स्ट्रा, तुमसे एक बार फिर बात करना। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम मुझसे बात करोगे, वरना मैं इंस्पेक्टर शाहिद को बता दूंगा कि तुम देवराज चौहान का साथ देने जा रहे हो नवाब अंसारी को बाहर निकालने में। करूं शाहिद खान को फ़ोन? कुछ रुककर वरुण की आवाज़ आई। इन बातों से कम तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी को मरने नहीं दे सकता। एक्स्ट्रा वरुण से बातें करता रहा। वानखेड़े सुन रहा था। हालात उसके सामने स्पष्ट होने लगे। बातों से वो ये बात समझ गया कि देवराज चौहान ने वरुण की पत्नी का अपहरण कर रखा है और वरुण नवाब अंसारी को लॉकअप से आज़ाद कराने के लिए देवराज चौहान की सहायता करने जा रहा है। वानखेड़े जानता था कि वरुण ये काम मजबूरी में कर रहा है। एक्स्ट्रा ने फ़ोन बंद किया। चुप्पी सी आ ठहरी थी वहाँ। आरडीएक्स की निगाह अब वानखेड़े पर थी। वानखेड़े गंभीर और व्याकुल लग रहा था। बोलो इंस्पेक्टर, सब कुछ जान लिया तुमने कि देवराज चौहान क्या कर रहा है। देवराज चौहान मूसा के लिए काम कर रहा है। देवराज चौहान नवाब अंसारी को वहां से आज़ाद कराएगा और मूसा के हवाले कर देगा। उसके बाद नवाब अंसारी गायब हो जाएगा। किसी को पता ना चलेगा कि वो किधर गया। बाद में खबर आएगी कि वो दुबई में बैठा माई के कामों की देखभाल कर रहा है, जबकि हम नवाब अंसारी पर हाथ डाल रहे हैं उसे मौत देने के लिए। यकीन नहीं आता कि देवराज चौहान इस तरह मूसा का साथ दे रहा है। वानखेड़े कह उठा। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि देवराज चौहान तुम्हारा रिश्तेदार हो। उसकी फाइल मेरे पास है। उसे पकड़ना मेरा काम है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इन बातों को छोड़ो। और तभी कॉल बेल बजी। आरडीएक्स चौंके। नजरें मिली। कौन हो सकता है? राघव बोला। हमसे मिलने भला कौन आएगा? धर्मा ने कहा। यहाँ का पता तो हम किसी को देते नहीं। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर निकाल ली। धर्मा राघव से बोला, तो इस पर नजर रख, हम बाहर देखते हैं कि कौन है। एक्स्ट्रा मुख्य द्वार के पास जा पहुंचा। हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। धर्मा का हाथ भी जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर पहुंच गया था। एक्स्ट्रा ने सावधानी से दरवाजा खोला, बाहर झांका। अगले ही पल एक्स्ट्रा का मस्तिष्क झंझना उठा। देवराज चौहान खड़ा था बाहर। तुम? एक्स्ट्रा के होठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, मैं देवराज चौहान। एक्स्ट्रा ने कई लंबी लंबी सांसें ली, खुद को संभाला, दरवाजा खोला। धर्मा की निगाह जब देवराज चौहान पर पड़ी तो चिहुक उठा वो। क्यों आए हो? एक्स्ट्रा ने पूछा। दोस्तों के पास आया हूँ। हम तुम्हारे दोस्त नहीं। जानता हूँ, परंतु इतने दुश्मन भी नहीं कि हम में बात ना हो सके। देवराज चौहान मुस्कुरा रहा था। तुम्हें देखकर मुझे अभी तक हैरानी हो रही है देवराज चौहान। समझ सकता हूँ तुम्हारी हैरानी को। क्या बात करनी है तुमने? भीतर तो आने दो। तभी धर्मा कह उठा। आने दे। अकेले हो? हाँ। जगमोहन बाहर हो सकता है। एक्स्ट्रा ने आंखें सिकोड़े कहा। वो इंडिया में ही नहीं है, सिंगापुर गया है। खामखा का शक मत करो। मैं दोस्तों की तरह बात करने आया हूँ। देवराज चौहान ने कहा। अकेला हूँ तो तुम्हें निश्चित हो जाना चाहिए एक्स्ट्रा। किस मुद्दे पर बात करना चाहते हो? एक्स्ट्रा ने पूछा। नवाब अंसारी। एक्स्ट्रा पीछे हटता हुआ बोला। आओ। देवराज चौहान भीतर आ गया। एक्स्ट्रा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना देवराज चौहान। वहम में मत पड़ो। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। धर्मा बोला। ले लो। धर्मा ने देवराज चौहान की तलाशी ली। एक्स्ट्रा रिवॉल्वर थामे सतर्क खड़ा रहा। जेब से एक रिवॉल्वर मिला जिसे धर्मा ने अपनी जेब में डाल लिया। कौन है? भीतर के कमरे से राघव की आवाज़ आई। देवराज चौहान। क्या? देवराज चौहान आगे बढ़ा और उस कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचा। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही राघव के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। तुम? वानखेड़े के भी होठ सिकुड़े। देवराज चौहान के आगमन पर सब हैरान थे। मजे हो रहे हैं वानखेड़े? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है। सबको ही हैरानी हो रही है। देवराज चौहान हंसा। तुमने वरुण की पत्नी को कैद कर लिया कि नवाब अंसारी को निकालने में वो सहायता करे तुम्हारी। इसमें बुरा क्या है?
तुम्हारा व्यवहार मुझे अजीब सा लग रहा है, वानखेड़े ने अजीब से स्वर में कहा। तुम सामान्य नहीं हो इशरत, कैद में फंसे पड़े हो, इसलिए तुम्हें हर बात अजीब लगेगी। धर्मा ने बांह पकड़कर देवराज चौहान को पीछे किया। तुम उधर कुर्सी पर बैठ जाओ देवराज चौहान। देवराज चौहान कुर्सी की तरफ बढ़ गया। इसके हाथ पांव बांधो, धर्मा ने राघव से कहा। सुने तो सही कि देवराज चौहान क्या कहता है। राघव वानखेड़े के हाथ पांव बांधने में लग गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वानखेड़े ने कहा। तुमसे भी बात करेंगे, लेकिन बाद में। देवराज चौहान का व्यवहार अजीब सा है, वो मुझसे इस तरह बात नहीं करता। क्या कहना चाहते हो तुम? पता नहीं, वानखेड़े ने व्याकुल स्वर में कहा। चुपचाप पड़े रहना, धर्मा ने कहा। परेशान किया तो गोली मार दूंगा। वानखेड़े गहरी सांस लेकर रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान में क्या बदलाव है। बोल, राघव बोला। वे चारों आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। आरडीएक्स देवराज चौहान के प्रति पूरी तरह सजग थे कि वो कोई चाल न चल रहा हो। सुना है तुम लोगों को नवाब अंसारी की जरूरत है। किससे सुना? सुन लिया, देवराज चौहान मुस्कुराया। तो तुम हमें नवाब अंसारी को देने आए हो? धर्मा बोला। देवराज चौहान की निगाह धर्मा पर जा टिकी। बोला, नवाब अंसारी ने सालों पहले बम विस्फोट किया था जिसमें तुम्हारी माँ बहन मारी गई। धर्मा के दांत भिज गए। जब मुझे ये पता चला तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बेशक हम धंधे में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, परंतु है तो एक ही धंधे में। आरडीएक्स की नजरें मिली। शंकित होने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम्हारे काम आऊंगा, कल तुम मेरे काम आओगे। ऐसे ही दुनिया चलती है। स्पष्ट कहो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर नवाब अंसारी को पुलिस हेडक्वार्टर से निकाल लूंगा। तुम तो मूसा के लिए काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा ने कहा। भूल जाओ मूसा को। लेकिन मूसा तुम्हें नहीं भूलेगा, एक्स्ट्रा पुनः बोला। ठीक कहते हो, मैं उससे निपट लूंगा, वो मेरा काम है। समस्या आई तो तुम जैसे दोस्त मेरे साथ हैं। कितना लिया तुमने मूसा से? 10 करोड़। 10 करोड़ लेकर भी उसका काम तुमने नहीं किया तो? कर तो मैं उसी का काम रहा हूँ, परंतु जब मुझे पता चला कि धर्मा की माँ बहन का हत्यारा है नवाब अंसारी, तो मेरे इरादे बदल गए। तभी मैं तुम लोगों के पास आ पहुंचा। कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे अपने साथ लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं मूसा के लिए ही काम करूंगा। आखिर काम तो करना ही है मुझे। आरडीएक्स की नजरें पुनः मिली। खामोशी सी आ ठहरी वहां। तुम्हारे पास वरुण की पत्नी कैद में है? एक्स्ट्रा ने पूछा। प्रिया, प्रिया नाम है उसका। वरुण लॉकअप का कोड मुझे बता चुका है और मेरी सहायता भी करेगा काम के दौरान। कोड क्या है लॉकअप का? 1 और 3, देवराज चौहान ने सहज स्वर में कहा। विश्वास नहीं होता, धर्मा बोला। मैं तुम लोगों के साथ काम पर रहूंगा तो विश्वास आ जाएगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्या जरूरी है कि तुम हमारे साथ काम पर रहो? एक्स्ट्रा बोला। कोई जरूर नहीं, चाहे तो वरुण से लेकर सारी जानकारी तुम लोगों को देता रहूंगा, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। काम के दौरान वरुण तुम लोगों का साथ देगा, परंतु मुझे साथ रखना तुम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। काम के दौरान तुम लोगों के काम ही आऊंगा। मेरा अनुभव तुम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही हो सकता है मूसा से निपटना पड़े तो तुम लोग मेरे साथ होंगे, दोनों ही काम हो जाएंगे। वहां खामोशी रही। क्या कहते हो? राघव धर्मा और एक्स्ट्रा से बोला। मुझे देवराज चौहान की बातों पर विश्वास नहीं, धर्मा इनकार में सिर हिलाते हुए कह उठा। मुझे तो है, राघव ने शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल से हमें इस मुद्दे पर आराम से सोच विचार करना चाहिए, एक्स्ट्रा बोला। मैं आसानी से तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ और खुद यहाँ आया हूँ, तो किसी शक वहम में मत पड़ो। मौके का फायदा उठाओ। वैसे मैं इस तरह लोगों की सहायता नहीं करता फिरता। आगे तुम लोगों की समझ। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जा रहे हो? राघव कह उठा। सोच विचार कर लो, मन माने तो मुझे फोन कर देना, कहकर देवराज चौहान ने अपना फोन नंबर दिया। कहाँ ठहरे हो तुम? बेकार का सवाल है, मैं अपना ठिकाना नहीं बताऊंगा, देवराज चौहान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तीनों बैठे रहे। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। राघव उठा और दरवाजा बंद किया। मेरे ख्याल से, धर्मा बोला, हमें देवराज चौहान को काम पर अपने साथ नहीं लेना चाहिए।
क्या पता वो कोई खेल खेल रहा हो हमसे। वो जो सहायता देता है वो सहायता ले लेनी चाहिए। उसमें खतरा है, वो पीछे रहकर हमें फंसा सकता है। राघव ने कहा। हम नवाब अंसारी को छुड़ाने हेडक्वार्टर में गए तो वो पीछे से पुलिस को हमारे बारे में खबर कर सकता है। क्या पता उसके मन में क्या है। ये सब करके क्या देवराज चौहान हमसे चाल खेल रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता। देवराज चौहान का इस तरह हमारे पास आकर सहायता की ऑफर देना शक वाली बात है, जबकि नवाब अंसारी को पुलिस से छुड़ाने के वास्ते मूसा से उसने 10 करोड़ ले रखा हो। देवराज चौहान मूसा से सरासर बेईमानी कर रहा है, धर्मा बोला। पक्की बेईमानी, जबकि देवराज चौहान के बारे में सुना है कि वो बेईमानी नहीं करता। गलत सुना है, एक्स्ट्रा मुस्कुराया। ऐसा कौन इंसान है जो बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता? कोई पतली गली में चुपचाप बेईमानी करता है तो कोई चौड़ी गली में छाती ठोक कर बेईमानी करता है। सब करते हैं साले। आरडीएक्स की नजरें मिली। ठीक कहा, राघव बोला। सब बेईमान है। मूसा देवराज चौहान को नहीं छोड़ेगा, धर्मा ने कहा। देवराज चौहान इस बात का इशारा पहले ही दे गया है कि मूसा से उसका पंगा होगा और उस पंगे में वो हमारा साथ चाहता है। पुनः आरडीएक्स की नजरें मिली। हम देवराज चौहान का साथ क्यों दे, ये उसका मामला होगा, राघव ने कहा। देवराज चौहान का कहना है कि नवाब अंसारी के मामले में वो हमारा साथ दे रहा है तो मूसा के मामले में हम उसका साथ दें। जबरदस्ती नहीं है कि हम उसका साथ दें। मूसा से पंगा देवराज चौहान ले रहा है, हम उसके मामले में क्यों कूदे? फिर मूसा कोई एक आदमी तो है नहीं, माई की पूरी ताकत है उसके साथ। पंगा हमारा हो तो कोई ऐतराज नहीं, दूसरे के लिए मुफ्त में मूसा के रास्ते में आना अक्लमंदी नहीं। कितनी अजीब बात है कि देवराज चौहान खामखा हमारी सहायता के लिए हमारे पास आता है, जबकि उसी काम के लिए उसने मूसा से 10 करोड़ ले रखे हैं। कुछ तो बात होगी ही कि हमारा साथ देना देवराज चौहान की कोई चाल भी हो सकती है। हाँ, वो बेवकूफ़ नहीं है जो खामखा हमारा साथ दे। कुछ पलों के लिए आरडीएक्स के बीच खामोशी रही। राघव बोला। मेरे ख्याल से देवराज चौहान को अपने साथ रखना ही समझदारी होगी। वो हमारे पास रहेगा तो हमारी नज़र में रहेगा। कोई चाल चलेगा तो हम उससे निपट सकते हैं, दूर रहेगा तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यानी कि जब भी वो मूसा से पंगे की बात करे तो उसका साथ देने के लिए हम हाँ हाँ करते रहें और उसे अपने साथ लगाए रखें। नवाब अंसारी जब हमारे हाथ आ जाएगा तो देवराज चौहान को लात मारकर भगा दें। यही ठीक रहेगा, ऐसा ही करना है हमें। जाकिर का फ़ोन आया मूसा को। हेलो, मूसा ने बात की। देवराज चौहान ने कोई खबर दी? उधर से जाकिर ने पूछा। नहीं, कल मेरी उससे बात हुई थी, कहता था कि 5-6 दिन में काम हो जाएगा। उसे आज ही फ़ोन कर। क्या फ़ायदा? वो कहता था कि वो खुद ही खबर देगा। पैसे हमने दिए हैं, पूरा 10 करोड़। ये जानना हमारा काम है कि वो क्या करता फिर रहा है। बार बार मेरा फ़ोन करना देवराज चौहान को अच्छा नहीं लगेगा, वो उखड़ जाएगा। मूसा के होठ सिकुड़े। कोई बहाना बना देना, लेकिन फ़ोन कर। ठीक है, करता हूँ। नवाब अंसारी से बात हुई? अंसारी से? उससे कैसे बात होगी? फ़ोन पहुँचाया था उसके पास लॉकअप में। 2-3 बार बात हुई थी। नवाब अंसारी ने कह दिया था कि उसके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। उसके बाद मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन नहीं लगा फ़ोन, मूसा ने कहा। तो उसके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी। ऐसा ही हुआ होगा। बंद कर, मैं देवराज चौहान को फ़ोन करता हूँ। वीरेंद्र त्यागी ने फ्लैट में प्रवेश किया और जगजीत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या रहा? जगजीत ने पूछा। आरडीएक्स से मिला, त्यागी बैठते हुए बोला और चेहरे पर लगा देवराज चौहान वाला मास्क उतारकर टेबल पर रखा और फिर से विग उतारकर गालों पर हाथ मलने लगा। बात क्या हुई? त्यागी ने सारी बात बताई। चंद पलों के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। तू क्या सोचता है कि वो क्या करेंगे? जगजीत बोला। वे मुझे अपने साथ काम पर लेंगे। त्यागी कड़वे अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। पक्का? डबल पक्का। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? उनकी जगह मैं होता तो ऐसा ही करता। क्यों करते? क्योंकि काम के दौरान मैं उस आदमी को आज़ाद नहीं छोड़ता जो मेरी योजना जानता होता। जलन में वो दूर रहकर ठीक काम के वक्त मुझे फंसा भी सकता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ही रखता।
हो सकता है आरडीएक्स की सोचें तुमसे अलग हो। जगजीत गंभीर स्वर में बोला। कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझदारी इसी में है जो मैंने कहा। इस बारे में कब बताएंगे वो तेरे को? बता देंगे, अब उन्हें जल्दी है, मुझे नहीं। वरुण मेरी मुट्ठी में है और वो ही करेगा जो मैं कहूँगा। जगजीत खामोश रहा। उसकी पत्नी प्रिया कैसी है? ठीक है, उधर कमरे में है। तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की? क्या बात करता है? जगजीत ने मुंह बनाया। समझदार लोग काम के वक्त औरतों पर ध्यान नहीं देते। त्यागी उठते हुए बोला। 10 करोड़ संभाल रखा है? चिंता मत कर, माल संभाल रखा है। मैं तो देवराज चौहान के बारे में सोचता हूँ कि उसका क्या होगा। त्यागी हंसा। जब मैं इस काम से फुर्सत पा लूंगा तो मूसा और आरडीएक्स हाथ धोकर देवराज चौहान के पीछे पड़ जाएंगे। रगड़ा जाएगा देवराज चौहान। जगजीत ने गहरी सांस ली। खाने को कुछ है? बोला त्यागी। हाँ दे, भूख लग रही है। कहने के साथ ही त्यागी पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में बेड पर प्रिया बंधी पड़ी थी। उसे देखते ही कह उठी, मुझे क्यों इस तरह बांध रखा? तुम कैद में हो। कैद में रखो, लेकिन बांधो मत। वो चीखी। बांधना जरूरी है। औरतों के हाथ पांव खुले हों तो वो कमाल दिखा जाती हैं। मैं इस तरह बंधी नहीं रह सकती। मुझे। धीरे बोलो, त्यागी गुर्राया। प्रिया गुस्से में छटपटा उठी। बंधनों की वजह से बेबस ही रही। वरुण से मेरी बात कराओ। की तो थी बात, फिर कराओ। त्यागी ने जेब से मोबाइल निकाला और वरुण का नंबर मिलाया। हेलो। वरुण की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारी पत्नी तुमसे बात करना चाहती है। त्यागी देवराज चौहान के स्वर में बोला। देवराज चौहान? लो बात करो। त्यागी ने आगे बढ़कर प्रिया के कानों में फोन लगा दिया। वरुण? प्रिया हाफती सी तेज आवाज में कह उठी। तुम कैसी हो प्रिया? तुम मुझे आज़ाद क्यों नहीं कराते? प्रिया गुस्से से बोली। करा तो रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बंधी पड़ी हूँ, बुरा हाल हो रहा है मेरा। मैंने इनकी बात मान ली है, तुम फिक्र मत करो। मुझे आज़ाद कराओ। देवराज चौहान से कहो कि मुझसे बात करे। तुम बात करो वरुण से। त्यागी ने मुस्कुराकर मोबाइल कान से लगाया। कहो। उसके होठों से निकलने वाला स्वर देवराज चौहान का था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा। तब मज़ा नहीं आएगा। इस तरह ही ठीक है। रात को तो पत्नी की बहुत याद आती होगी। बकवास मत करो। वरुण का गुस्से से भरा स्वर कानों में पड़ा। ढंग से बात करो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अपना काम निपटाओ और मेरी पत्नी को आज़ाद करो ना। मेरे ख्याल से कल काम होगा। कल? ऐसा ख्याल है मेरा। जो भी करना है जल्दी करो। क्यों मामला लंबा खींच रहे हो? तुम नवाब अंसारी को पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकाल सकते हो? ये मेरे बस का नहीं है। तो कल का इंतज़ार करो, त्यागी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। प्रिया त्यागी को देख रही थी। 2 दिन की तकलीफ और सह लो, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। ये बंधन मुझे परेशान कर रहे हैं। त्यागी बाहर निकल आया। तब तक जगजीत ने उसके लिए ब्रेड और सब्जी गर्म करके टेबल पर लगा दी थी। कुछ तो ढंग का खाना खिलाते। त्यागी ने मुंह बनाया। उसे यहाँ अकेला छोड़कर सामान लेने बाजार कैसे जाता? तू आ गया है तो अब जाऊंगा, जगजीत ने कहा। त्यागी खाने बैठा। आधा ही खाया होगा कि फ़ोन बजा। हेलो। त्यागी ने कॉलिंग स्विच ऑन किया और फ़ोन कान से लगाया। मूसा। कहो। त्यागी खाना खाते ठिठका और देवराज चौहान के स्वर में बोला। माई का दुबई से फ़ोन आया था देवराज चौहान। तो उसने पूछा है कि नवाब अंसारी को छुड़ाने के लिए क्या हो रहा है। मूसा की आवाज़ कानों में पड़ी। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? मुझे बताओ कि मैं माई से क्या कहूँ। तेरे को बताया था कि 5-7 दिन में काम हो जाएगा, त्यागी ने तीखे स्वर में कहा। माई से भी यही कहूँ? तो क्या माई के लिए मेरे शब्द बदल जाएंगे? मैंने सोचा शायद तुम माई से कुछ और कहना चाहो। बार बार मुझे फ़ोन मत करो काम करने को। आरडीएक्स से भी निपटना पड़ रहा है मुझे। आरडीएक्स क्या कर रहे हैं? वो भी नवाब अंसारी को पाने में लगे हैं। मुझे यकीन है कि देवराज चौहान ही सफल होगा। आरडीएक्स से निपटना आसान नहीं। 10 करोड़ मैंने तुमसे कम लिए हैं। ये झंझट वाला काम है। कर तो लोगे ये काम? हाँ, हो जाएगा। तुम्हारे कहे 4-5 दिन में से एक दिन बीत गया है देवराज चौहान। चिंता मत करो,
हो सकता है तुम्हें कल ही नवाब अंसारी मिल जाए। ओह, अब मैं फ़ोन बंद करूं? हाँ। त्यागी ने फ़ोन बंद किया और खाने में लग गया। पास खड़ा जगजीत गंभीर स्वर में कह उठा, तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो त्यागी। मैं नहीं। एकाएक त्यागी सिर उठाकर जगजीत की तरफ देखता जहरीले स्वर में कह उठा, देवराज चौहान खेल खेल रहा है, अब उसे ही पकड़ेंगे। मेरी तो किसी को हवा भी नहीं लगेगी। हवा लग गई तो? तू मुंह बंद रखेगा तो हवा बाहर नहीं जाएगी। मैं मुंह क्यों खोलूंगा? जगजीत कह उठा, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड के खेल हैं, पता नहीं चलता कि कब किधर से हवा बाहर निकल जाए। यहाँ कुछ भी छिपा नहीं रहता। मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं बाजार जा रहा हूँ खाने पीने का सामान लेने। जा। जगजीत बाहर निकल गया। खाने से फुर्सत पाते ही त्यागी ने दरवाजा बंद किया और प्रिया के कमरे में पहुंचा। प्रिया उसे देखते ही कह उठी, प्लीज कुछ देर के लिए मेरे बंधन खोल दो। त्यागी के चेहरे पर कमीनी मुस्कान आ ठहरी। कुछ देर के लिए? हाँ, और उस कुछ देर के लिए मेरे को क्या मिलेगा? प्रिया त्यागी को देखने लगी। त्यागी उसी प्रकार मुस्कुराता रहा। तुम क्या चाहते हो? प्रिया बोली। समझदार हो तुम, मेरी बात समझ चुकी हो। त्यागी ने सिगरेट सुलगा ली। वरुण को पता चल जाएगा। मैं तो तुम्हारे पति को बताने से रहा कि मैंने उसकी पत्नी को उसकी मर्जी से भोगा है। नहीं बताओगे? नहीं। ठीक है, खोलो मुझे। त्यागी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और प्रिया के बंधन खोलते कह उठा, जल्दी से निपट लो, मेरा यार बाजार गया है। उससे डरते हो तुम? नहीं, अब उसे ये सब पता चलेगा तो वो भी हिस्सा मांगेगा। तो क्या हो गया, घिस तो नहीं जाऊंगी मैं? साली का जवाब तो सुनो। बंधन खोलने के साथ ही त्यागी उस पर टूट पड़ा। तेरे को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि दूसरे मर्द की गुंजाइश रहे। पहले सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में फुस हो जाते हैं। तेरी तो। त्यागी उस पर इस तरह टूट पड़ा जैसे वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। कमजोर प्रिया भी नहीं थी। शाम के 6 बज रहे थे। जगजीत ने चाय बनाई और त्यागी के साथ बैठकर पीने लगा। तभी त्यागी का फोन बजा। हेलो राघव, कहो। त्यागी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाची। होठों से देवराज चौहान का स्वर निकला। हमने तय किया है कि तुम हमारे साथ ही काम करो। ठीक सोचा, बाद में मूसा से निपटने में हम तुम्हारा साथ देंगे। यही मैं चाहता था। मेरे ख्याल से तो काम शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा। मिलते हैं। पहले मैं उस सब इंस्पेक्टर वरुण से बात कर लेता हूँ। तब तक तुम अपनी योजना बनाओ कि नवाब अंसारी को कैसे वहाँ से निकालना है। योजना तुम क्यों नहीं बनाते? अगर तुम्हारी योजना काम की न रही तो मैं कुछ सोचूंगा, समझे? पहले तुम्हारी योजना। ठीक है, कब मिलोगे हमसे देवराज चौहान? उस पुलिस वाले से मिलने के बाद फ़ोन करूंगा। 2-3 घंटे बाद? शायद इतनी ही देर बाद। वानखेड़े कैसा है? वैसा ही है। कहने के साथ ही उधर से राघव ने फ़ोन बंद कर दिया था। त्यागी ने फ़ोन बंद किया और जगजीत को देखा। काम शुरू करने का वक्त आ गया है जगजीत, अपना ध्यान रखना। मुझे कुछ नहीं होने वाला, करूंगा मैं, भुगतेगा देवराज चौहान। तय जगह पर देवराज चौहान मिला सब इंस्पेक्टर से। अंधेरा होने को था। मेरी पत्नी कैसी है? वरुण ने पहला सवाल किया। मजे कर रही है। त्यागी मुस्कुराया। मजे? हाँ। मैं समझा नहीं। वरुण की आंखें सिकुड़ी। बेड पर बंधे बंधे खाने पीने को मिल जाता है, बनाना नहीं पड़ता। औरतों के लिए इससे ज्यादा और क्या मजे हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ देवराज चौहान कि तुम मेरी पत्नी को आजाद कर दो। मैं भी उसे कैद में नहीं रखना चाहता। कब की थी तुमने शादी? 6 महीने पहले। तभी? क्या तभी? वरुण ने उसे घूरा। आग दोनों तरफ लगी है, वो भी आजाद होने को बहुत उतावली है, त्यागी ने कहा। वरुण ने दांत भींचकर उसे घूरा। मैं सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही तुम्हारी बात मानने को मजबूर हूँ देवराज चौहान। शुक्रिया, अपनी पत्नी की खातिर ही सही, मेरे काम तो आए। ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। वरुण देवराज बने त्यागी को घूरता रहा। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मैंने सोचा क्यों न कल तुम्हारी पत्नी को आजाद कर दिया जाए। वरुण सतर्क दिखने लगा। उसे देखता रहा, फिर बोला, नवाब अंसारी को कल निकालना चाहते हो? हाँ। कोई साथी भी है या अकेले हो? 3 साथी हैं। उनमें जगमोहन भी होगा? नहीं। हैरानी की बात है,
जगमोहन तो हर काम में तुम्हारे साथ होता है, तो इस बार? हिंदुस्तान से बाहर है जगमोहन। वरुण खामोश रहा। कुल 4 लोग हैं हम। अब बताओ कि नवाब अंसारी को हम वहां से कैसे निकालें? मैं बताऊं? तो क्या इंस्पेक्टर वानखेड़े बताएगा? त्यागी ने तीखे स्वर में कहा। तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम ही तो बताओगे। मैं ऐसी कोई योजना बनाने का दमखम नहीं रखता, ये मेरे बस का काम नहीं। त्यागी ने उसे घूरा। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो, तुम्हारे लिए मामूली बात है नवाब अंसारी को वहां से निकालने की योजना बना लेना, जबकि बीच में मैं बैठा तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, वरुण ने गंभीर स्वर में कहा। त्यागी ने सिगरेट सुलगाई। वहां के सारे इंतजाम सिस्टम बता। कहाँ के? हेडक्वार्टर के बाहरी गेट से लेकर उस लॉकअप तक के जहां नवाब अंसारी बंद है। वरुण बताने लगा। त्यागी सुनने लगा। फिर सवाल जवाब का उनके बीच लंबा सिलसिला चला। बातें रुकी। उसके बाद त्यागी ने कहा, जब कोई दूसरे शहर की पुलिस कैदी को लेने आती है तो क्या क्या खाना पूर्ति की जाती है? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? वरुण के माथे पर बल पड़े। जो तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। जिस राज्य के पुलिस कैदी को लेकर आती है उस राज्य के मजिस्ट्रेट या फिर जज का हस्ताक्षर किया चालान होता है कि फला फला कैदी को इस नाम के पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाए। ऐसा कोई कैदी है हेडक्वार्टर में जिसे लेने के लिए दूसरे शहर की पुलिस ने आना है? हाँ, 2 दिन से बड़ोदरा पुलिस का इंतजार हो रहा है। मुंबई पुलिस ने राम प्रसाद नाम के ऐसे कैदी को पकड़ा है जिसने बड़ोदरा में बलात्कार और चोरी की है। राम प्रसाद का हुलिया बताओ। वो 5.5 फीट का सामान्य काठी का व्यक्ति है और नवाब अंसारी का हुलिया क्या है? नवाब अंसारी 6 फीट का भरे शरीर का व्यक्ति है, यानी कि दोनों में कोई मेल नहीं। दोनों की कद काठी में जमीन आसमान का अंतर है, वरुण ने कहा। राम प्रसाद के नाम पर नवाब अंसारी को हेडक्वार्टर से ले जाया जा सकता है? वरुण ने होठ भींच लिए। क्या हुआ? राम प्रसाद का मामला दूसरे इंस्पेक्टर के पास है। समझा। मान लो बड़ोदरा से आने वाले पुलिस वाले तुमसे मिलते हैं, राम प्रसाद को ले जाने का चालान तुम्हें थमाते हैं, तो क्या तुम राम प्रसाद को उनके हवाले नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। गलत काम करना है तो करना ही है। गुड। राम प्रसाद देखने में कैसा लगता है? यानी उसका चेहरा? उसके चेहरे पर मूछें हैं। कैसी? वरुण ने बताया। नवाब अंसारी के कैद में होने के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? ज्यादा नहीं जानते। यानी कि नवाब अंसारी की गिरफ्तारी जग जाहिर नहीं है, त्यागी बोला। ठीक समझे। कल बड़ोदरा से आने वाले पुलिस वाले तुमसे मिले तो तुम राम प्रसाद को उनके हवाले कर दोगे। सीधी सी बात है कि नवाब अंसारी को राम प्रसाद बनाकर उनके हवाले कर देना। नवाब अंसारी को लगाने के लिए मुझे मैं ले आऊंगा। वरुण बेचैन दिखा। क्या हुआ? तुम क्या समझते हो कि ये काम आसान है? परेशानी क्या है? मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी की परवाह मत करो, त्यागी मुस्कुराया। तुम अपनी पत्नी के साथ मेरा काम करने लग जाना, बढ़िया पैसे मिलेंगे। मेरी बात को तुम मजाक में ले रहे हो? प्रिया चाहिए तुम्हें? हाँ, फिर मैं जो कहता हूँ वो करना होगा, उसी में तुम्हारी भलाई है। त्यागी का स्वर कठोर हो गया। वरुण गुस्से से भरा बेबस दिखने लगा। वो नकली चालान तुम ही बनाकर मुझे दोगे जिसके दम पर राम प्रसाद को लेने के लिए हम हेडक्वार्टर में प्रवेश कर सकें। बना दूंगा। तुम चालान बनाओ, परंतु इस योजना को अभी फाइनल मत समझ लेना। क्या मतलब? फाइनल योजना कौन सी है ये तुम्हें फ़ोन पर बताऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो मिलूंगा तुमसे। तुम मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो देवराज चौहान। नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी को आज़ाद करने की सोच रहा हूँ। वानखेड़े साहब कभी कभी देवराज चौहान के बारे में बताया करते थे, परंतु तुम तो वैसे नहीं लगते हो। सुनने और देखने में फर्क होता ही है। त्यागी हंसा। जा, चालान तैयार कर, असली जैसा लगना चाहिए वो। फाइल में से बड़ोदरा का पुराना चालान निकालकर उसमें कैदी का नाम और तारीख मिटाकर नई तारीख और राम प्रसाद लिख दूंगा। यही रास्ता है मेरे पास चालान तैयार करने का। चलेगा, बढ़िया रास्ता है। त्यागी मुस्कुराया। चलता हूँ, तू अपना फ़ोन खुला रखना, मैं बात करूँगा। दोनों अलग हुए। वरुण चला गया। त्यागी ने राघव को फ़ोन किया। हेलो। एक्स्ट्रा की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं देवराज चौहान। त्यागी देवराज चौहान की आवाज़ में बोला। तुम हमारे पास आ जाओ देवराज चौहान। क्यों?
हम कल काम करना चाहते हैं, परंतु ठीक योजना नहीं बना पा रहे। तुम हमारे बीच रहो तो अच्छा है। पहुंचता हूँ। देवराज चौहान का चेहरा लगाए वीरेंद्र त्यागी आरडीएक्स के पास पहुंचा। आओ देवराज चौहान, धर्मा कह उठा। हमें तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही थी। क्यों? देवराज चौहान यानी कि त्यागी ने बैठते हुए कहा। वरुण सब इंस्पेक्टर तुम्हारे कहने पर चल रहा है। ऐसे में तुम हेडक्वार्टर के भीतर के हालात बेहतर जानते हो। तुम हमसे बेहतर योजना बना सकते हो नवाब अंसारी को बाहर निकालने की। वैसे भी तुम योजना बनाने में मास्टर हो, डकैती मास्टर हो। तुम्हारे पास होते हुए हमें योजना बनाने की क्या जरूरत है? त्यागी ने सिगरेट सुलगा ली, बोला, फिर भी तुम्हें कोई तो योजना सोचनी चाहिए थी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कोई योजना बना चुके हो देवराज चौहान, एक्स्ट्रा ने कहा। बनाई तो नहीं, परंतु तुम लोग कहते हो तो बना लेता हूँ। कल काम करना है? हाँ, सोचा ये काम खत्म कर दिया जाए। त्यागी ने आरडीएक्स पर नजर डालकर कहा। मैंने तुम लोगों का साथ दिया और पैसा लेकर मूसा का काम नहीं किया। इस काम के बाद मूसा मेरे पीछे पड़ जाएगा। चिंता क्यों करते हो? राघव मुस्कुराकर कह उठा। हम हैं तुम्हारे साथ। मूसा से हम मिलकर निपट लेंगे, धर्मा बोला। हम तुम्हारे साथ हैं, पक्का? क्या हमारा भरोसा नहीं तुम्हें? भरोसा है। त्यागी ने जानबूझकर लंबी सांस ली। यूं तो तुम भी कम नहीं हो देवराज चौहान, राघव बोला। मूसा तुम्हारे सामने कोई हस्ती नहीं रखता। ठीक कहते हो, लेकिन चारों का साथ हो तो काम बहुत जल्दी और आसानी से निपट जाएगा। त्यागी मुस्कुरा पड़ा। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। इस काम में मैं तुम लोगों का साथ इसलिए दे रहा हूँ कि नवाब अंसारी के द्वारा किए बम विस्फोट में धर्मा की माँ बहन मर गई थी। धंधे में हम लोग भाई भाई हैं। बेशक हम में कोई टकराव हो जाता हो, वो जुदा बात है। तुम्हारी सहायता के बदले हम धन्यवाद देते हैं तुम्हें। मूसा के खिलाफ मेरा साथ देना, यही चाहिए मुझे। वानखेड़े कैसा है? ठीक है, पीछे वाले कमरे में बंधा पड़ा है। मैं उसे देख कर आता हूँ। देवराज चौहान उठा और पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। राघव उसके साथ हो गया। एक्स्ट्रा और धर्मा की नजरें मिली। तुम्हें लगता है कि देवराज चौहान सच्चे मन से हमारे साथ है? एक्स्ट्रा बोला। जैसे मर्जी हो, धर्मा धीमे स्वर में बोला। हमारा काम हो रहा है, हमारे लिए यही बहुत है। दरवाजा खुलते ही वानखेड़े ने सिर उठाया तो देवराज चौहान को देखा। वानखेड़े के हाथ पांव बंधे हुए थे। वो बेड के पास फर्श पर दीवार से टेक लगाए बैठा था। कैसे हो? त्यागी मुस्कुराया। तुम्हें आरडीएक्स के साथ देखकर मुझे हैरानी हो रही है देवराज चौहान, वानखेड़े कह उठा। मैं तुम्हारी इस स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ, त्यागी ने कहा। तुम आजाद नहीं होना चाहते? चाहता हूँ, खोलो मुझे। नवाब अंसारी को वहां से निकाल कर हमारे हवाले कर दो। असंभव है ये। तुम्हारा एक फोन सब कुछ संभव कर सकता है। मेरे हाथों तुम ये काम नहीं करा सकते देवराज चौहान। सब इंस्पेक्टर वरुण तो मेरा साथ दे रहा है। उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो ऐसा नहीं है। उसकी पत्नी मेरी कैद में है। वानखेड़े देवराज चौहान को देखता रहा। क्या देख रहे हो? तुमसे कई बार मिला, परंतु इस बार तुम मुझे अजीब से लग रहे हो, वानखेड़े ने कहा। क्यों? मालूम नहीं, जब भी तुम सामने आते हो अजीब से लगते हो। त्यागी हंस पड़ा। राघव पास ही शांत खड़ा था। तुम्हारे हाथ पांव बंधे पड़े हैं, तुम मजबूर हो, बेबस हो, इसलिए तुम्हें हर बात अजीब लगेगी। मैं तो तुमसे ये कहने आया था कि अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हें इस कैद से मुक्ति मिल सकती है, त्यागी ने कहा। वानखेड़े उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। राघव, त्यागी बोला, हाँ, इसे हमारी बात मंजूर नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो, इसके पास आकर हमने अपना वक्त बर्बाद किया, त्यागी बोला। वानखेड़े, हम कल नवाब अंसारी को निकाल रहे हैं। वानखेड़े का चेहरा सख्त हो उठा। पट्टे को गुस्सा आ गया। त्यागी मुस्कुराकर कह उठा। राघव और त्यागी कमरे से बाहर निकले और एक्स्ट्रा धर्मा के पास आ गए। कुछ पल उनके बीच शांति रही। कल हम कैसे काम करेंगे, ये सोचना है हमें, राघव बोला। मेरे पास योजना है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि देवराज चौहान के पास अवश्य कोई योजना होगी। आरडीएक्स की निगाह त्यागी पर जा टिकी। त्यागी ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया, फिर अपनी योजना बताने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।